नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम सामंत व्यवस्था का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सामंत व्यवस्था को समझने के क्रम में हमने व्याख्यानों की एक लंबी श्रृंखला की है, जिसमें हमने उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, कालक्रम, राजा और सामंत के संबंध, सामंत व्यवस्था में राजा के विशेषाधिकार, सामंत व्यवस्था में सामंतों के अधिकार और कर्तव्य, सामंत व्यवस्था पर पड़ने वाले मुगल और ब्रिटिश प्रभाव तथा सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय सामंत व्यवस्था के साथ भारतीय सामंतवाद की तुलना। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। इस आखिरी व्याख्यान में हम सामंत व्यवस्था का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण यह रहेगा कि सामंत व्यवस्था, जो कि मध्यकाल में राजस्थान के राजपूत राज्यों की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का आधार थी। इस व्यवस्था ने राजपूत राज्यों को किस प्रकार प्रभावित किया? दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि राजपूत राज्यों के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक राजा और दूसरा सामंत। ये दोनों तत्वों के जो आपसी संबंध हैं, जिन्हें हम सामंत व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इन्होंने राज्य को कितना लाभ अथवा हानि पहुंचाई। दूसरा दृष्टिकोण यह रहेगा कि इन दो तत्वों, राजा और सामंत, के आपसी संबंधों में लाभदायक स्थिति में कौन था, राजा अथवा सामंत? यानी सामंत व्यवस्था ने राजा को कितना फायदा अथवा हानि पहुंचाई और सामंत व्यवस्था ने सामंती वर्ग को कितना लाभ अथवा हानि पहुंचाई। जैसा कि हमने कहा कि सामंती व्यवस्था राजपूत राज्यों के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे का अभिन्न अंग थी। अतः सामंती व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए मध्यकालीन समाज का समग्र जीवन शामिल हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमने इस अध्याय के अंतर्गत राजा और सामंत दो तत्वों के आपसी संबंधों और इन आपसी संबंधों के संचालन में चलने वाले राज्य के क्रियाकलापों तक ही अपने को सीमित रखा है, इसलिए मूल्यांकन में भी हम केवल राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन, जो राज्य के जन समुदाय से जुड़ा होता है, का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि सामंत व्यवस्था किस प्रकार राजा के लिए फायदेमंद थी अथवा नुकसानदायक थी, सामंतों के लिए फायदेमंद थी अथवा नुकसानदायक थी। दोनों ने मिलकर, राजा और सामंत दोनों ने मिलकर राज्य को कितना फायदा अथवा नुकसान पहुंचाया। इन सब सवालों का जवाब देने से पहले हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को जान ले कि फायदेमंद हो अथवा नुकसानदायक, सामंती व्यवस्था मध्यकालीन जीवन का आधार रही है और ये इसके उपयोगी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि सामंती व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से हानि की बजाय लाभ के तत्व अधिक छुपे रहे होंगे। इसी कारण यह व्यवस्था
न केवल अस्तित्व में आई और पनपी, वरन एक दीर्घ काल तक, शताब्दियों के समय तक भारतीय जनजीवन का अंग बनी रही। तो हम सबसे पहले उन बिंदुओं को लेने जा रहे हैं जिस जो सामंती व्यवस्था के लाभदायक बिंदु हैं, और उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि सामंती व्यवस्था ने किस प्रकार राजा को लाभ पहुंचाया। आप देखते हैं कि राजपूत राज्यों का संगठन में राजा के बाद सामंत महत्वपूर्ण थे, और सामंती व्यवस्था का संगठन यही था कि किस प्रकार दोनों मिलकर राज्य को सुरक्षित बनाए रखते हैं। यानी सामंती व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उपादेय उसके सैनिक उपादेयता में छुपा हुआ था, और जिसे उन्होंने पूरा किया। यानी राज्य को सुरक्षित बनाए रखने में वह अपने राजा के नेतृत्व में लड़ते रहे। तो राजपूत राज्यों के को सुरक्षित बनाए रखना सामंती व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण देन थी। दूसरा महत्वपूर्ण देन आर्थिक, यानी राज्य के आर्थिक ढांचे को बनाए रखने में थी, क्योंकि राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग जागीरों के रूप में सामंतों में वितरित हो जाता था, जहां से राजस्व और अन्य करों की उगाही के लिए सामंत उत्तरदायी होते थे। ये सामंत अपने द्वारा उगाहे गए करों में से अपने हिस्से को रखते थे। राज्य के प्रति दिए जाने वाले हिस्से को राज्य को जमा कराते थे, जिससे राज्य का अर्थतंत्र बनता था और राज्य के क्रियाकलाप चलते थे। यानी आर्थिक आधार पर भी राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सामंतों का महत्वपूर्ण रोल था। तीसरा आर्थिक उपादेयता से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तत्व यह भी था कि नियमित रूप से कर चुकाते रहते कर चुकाते रहने के अलावा भी जब कभी राज्य में आर्थिक संकट आता था, राजा सामंतों के ऊपर कर बढ़ा देता था, जिन्हें सामंतों को अदा करना होता था। इसलिए राज्य पर आई हुई आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण करने में भी सामंत अथवा सामंत व्यवस्था अपनी भूमिका निभाते थे। और क्योंकि राजा बराबर वालों में प्रथम था और सामंत उसके कुल अथवा रक्त संबंधों से जुड़े हुए परिजन होते थे, जो एक विस्तारित परिवार अथवा कुल का आकार धारण करते थे, इसलिए राज्य भाई भाईचारे के संबंधों से बंधा हुआ एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी एक जीवंत संरचना होती थी। यानी एक तरह से सामंत व्यवस्था ही ऐसा तंत्र था जिससे राज्य जीवंत रहता था, उसकी सुरक्षा होती थी और उसका आर्थिक ढांचा चलता था। ये इतने मोटे और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि प्रथम दृष्टया ही सामंत व्यवस्था के लाभों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब ये वो लाभदायक बिंदु थे, वो लाभ थे जो सामंत व्यवस्था की राज्य के प्रति अथवा राजा के प्रति देन होते थे। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ये देखते हैं कि सामंत व्यवस्था सामंतों के लिए किस प्रकार फायदेमंद थी। तो आप जानते हैं कि भारतीय राजतंत्र में, भारतीय राज्य व्यवस्था में ज्येष्ठाधिकार की परंपरा प्रचलित होती थी। राजा का बड़ा बेटा अगला राजा बनता था। शेष भाई बंधु सामंतों के रूप में जागीरें लेकर जागीरदार अथवा सामंत बनकर संतुष्ट रहते थे। इनके कुछ अधिकार होते थे और राज्य के प्रति इन्हें कुछ उत्तरदायित्वों का पालन करना होता था। इस तरह से ये सामंती व्यवस्था ही राजा के अतिरिक्त राज परिवार के शेष सदस्यों के जीवन निर्वाह का आधार थी। अगर ये
व्यवस्था को इस तरह से नहीं पनपाया जाता अथवा ये इस तरह से विकसित नहीं होती, तो इन सामंतों का, जो कि राज परिवार से ही संबंधित व्यक्ति होते थे, वो सामान्य जन की श्रेणी में आ गए होते। सामंती व्यवस्था ने इन्हें कुलीन बने रहने और राजा के साथ संबद्ध रहने का विशेषाधिकार प्रदान किया। राजा के साथ संबंधित होने से न केवल इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, जो राजा का उत्तरदायित्व होता था कि इनके प्रति अदायगी करे, इनका सम्मान करे, इनके कुछ न्यायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषाधिकार होते थे, जिससे जिन सबको मिलाकर ये कुलीन की श्रेणी में आते थे, जो इनके ओहदे को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में गरिमामय बनाता था। इस तरह सामंत व्यवस्था सामंतों की कुलीनता का आधार थी। तीसरा महत्वपूर्ण यह है लाभ था सामंतों के प्रति कि क्योंकि राज्य में राज्य की संप्रभुता और राज्य की भूमि में भागीदार होना ये अपना जन्म सिद्ध कर्तव्य मानते थे, और राजा क्योंकि बराबर वालों में प्रथम होता था, तो इससे राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता था, क्योंकि राजा के अनुचित निर्णयों को रोकने का साहस सामंत यदा कदा करते थे। इस तरह से सामंत व्यवस्था राजा के लिए भी लाभदायक थी और सामंतों के लिए भी लाभदायक थी। दोनों की पारस्परिकता में राज्य का अस्तित्व टिका हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सामंत व्यवस्था के नुकसानों में निहित है। यह सर्वसिद्ध है, स्पष्ट है कि सामंत व्यवस्था इसलिए चली क्योंकि इसने राजा की सेवा की अथवा सामंती हितों की सेवा की, लेकिन दोनों के आपसी संघर्ष, आपसी समन्वय ने जहां राज्य को लाभ पहुंचाया, वहीं दोनों के आपसी संघर्ष ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। यह नुकसान उन्होंने किस तरीके से पहुंचाया? इसने राजाओं को सामंतों पर निर्भर बना दिया, न केवल सेना के नजरिए से वरन आर्थिक नजरिए से भी। इसके कारण राजा अपने सामंतों पर निर्भर हो गया। यह निर्भरता जितनी अधिक होती थी, राजा की अपनी शक्ति का ह्रास उसी अनुपात में हो जाता था। इस तरह सामंत व्यवस्था राजा की शक्ति को नुकसान पहुंचाती थी, और जब सामंतों की शक्ति अथवा प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता था, तो राजा नाम मात्र का हो जाता था अथवा राजा को बदलने में सामंत गुरेज नहीं करते थे। इससे राजत्व की हानि होती थी, क्योंकि राजत्व शक्ति पर आधारित संकल्पना है। इसके सुचारू रूप से चलने की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जबकि राजपद में शक्ति निहित हो। सामंतवाद की संकल्पना राजपद की अथवा संप्रभुता को बांटने की संकल्पना है, और इस तरह से यह राजा की शक्ति को कम करके राज्य की शक्ति को भी कम करती है और उसे विभिन्न स्वार्थों का अखाड़ा बनाती है। इसमें जो स्वार्थ हावी होंगे, राज्य को उसी दिशा में ले जाएंगे। जैसा कि हमने राजस्थान के इतिहास में देखा भी, जब मुगल राज्य कमजोर हो गया, तब सामंत शक्तिशाली हो गए और राजपूत राज्य जब उन पर नियंत्रण बनाए रखने में असफल रहे, तब उन्हें मराठों के संरक्षण में जाना पड़ा। ये राजपूत सामंतों की शक्ति और स्वायत्तता की महत्वाकांक्षा ही राजपूत राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करने का महत्वपूर्ण कारण भी मानी जाती है। इस तरह से सामंत व्यवस्था राज्य की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती थी। सामंत व्यवस्था में क्योंकि राज्य की भूमि का बंटवारा सामंतों में हो जाता था, तो
राज्य के आर्थिक संसाधन टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाते थे और सामंतों की प्रवृत्ति अपने राज्य के प्रति आर्थिक कर्तव्यों का निर्वाह करने की नहीं होती थी। इस तरह वो राज्य को उन करों की अदायगी नहीं करते थे अथवा कम करते थे और राज्य के आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते थे। जब सामंत बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे तो किसी बाहरी शक्ति से मिलकर राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न कर देते थे और राज्य के अस्तित्व पर ही संकट आ जाता था, जैसा कि हमने मराठों के संदर्भ में देखा। ये दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ भी साठगांठ करके राजा के लिए खतरा उत्पन्न कर देते थे। सामंत क्योंकि बड़ी जागीरों के स्वामी होते थे जिनके विशाल आर्थिक संसाधन होते थे, इस तरह से सामंत कुलीन भी होते थे और धनी भी। इस धन का उपयोग वे अपनी विलासिता को बढ़ाने में करते थे और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते थे। इसलिए सामंत व्यवस्था अंततः एक ऐसा जाल बन गई थी राजपूत राज्यों के लिए जिससे छुटकारा पाना राजपूत राज्यों के लिए संभव नहीं था और इसी जाल में उलझे रहकर राजपूत राज्य क्रमशः मुगलों, मराठों और ब्रिटिश आधिपत्य में जाते रहे। अंततः स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात ही इस व्यवस्था का उन्मूलन संभव हो सका। इसलिए सामंती व्यवस्था के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इसके जो लाभ थे वो सैद्धांतिक थे, सांगठनिक थे, यह राज्यों के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी, लेकिन इसकी जो हानियां थी वो व्यावहारिक थी। ये हानियां तब उत्पन्न होती थी जब राजा अथवा सामंत उस सैद्धांतिक सांगठनिक ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करते थे और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण ही सामंती व्यवस्था राज्य के लिए हानि का कारण बनती थी। जब तक राजा और सामंत एक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते तब तक सामंती व्यवस्था राज्य के जीवन का आधार थी।